नमस्कार, मैं हूं अनुपम। खबर गर्मा-गर्म के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी विकास की कई सौगातें देंगे। गोरखपुर के पहले स्टेट हाईवे का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी वकीलों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कलेक्ट्रेट और तहसील सदर हेतु अधिवक्ता चैंबर्स का भी शिलान्यास किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज के विकास से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी खबर नोएडा से। आरएसएस के सह कार्यवाहक विनोद कौशिक पर तलवार से हमले का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय महामंत्री उमेश कौशिक के भाई हैं विनोद कौशिक। घटना से नाराज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 के थाने का घेराव किया है। यह पूरा मामला सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है। विनोद कौशिक पर तलवार से हमला किया गया है। नोएडा में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात एक तेज रफ्तार कार मेट्रो के पिलर से टकरा गई। कार में 4 युवक सवार थे। सभी को जेसीबी की मदद से कार से बाहर निकाला गया। सभी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। यह पूरा मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। तेज रफ्तार कार मेट्रो के पिलर से टकराई है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमित सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अमित से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की वारदात। अमित सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है और कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है फिलहाल? हेलो, आवाज नहीं आ रही द्वार। अमित से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार में 4 युवक सवार थे। जेसीबी की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है। सभी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अमित सिंह बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि देर रात का मामला था, जब नववर्ष बना के युवक अपने घर की तरफ आ रहे थे तो परी चौक के पास जो मेट्रो का स्टेशन है, तो वहीं अचानक युवक टर्न लेते हैं तो गाड़ी इतनी तेज होती है और जो मेट्रो का पिलर है उसमें जा टकराती है, जिसमें 4 युवक सवार होते हैं। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बाद में पुलिस ने मौके पहुंचकर जो जेसीबी है उससे छत काटकर 4 युवकों को बाहर निकाला। जो 4 युवक है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा घटनाक्रम देर रात का था और ये जो स्थान है जहां एक्सीडेंट हुआ था वो ग्रेटर नोएडा का जो परी चौक है वो मेट्रो स्टेशन के पास वहां पे हुआ था। जी अनुपम। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानी चुनाव को लेकर बड़ी खबर लखनऊ से। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने न्यूज 18 को बताया कि 15 से 30 मार्च के बीच में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। 14 जनवरी तक पूरा हो जाएगा परिसीमन का काम और उसके बाद 15 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा। आरक्षण की प्रक्रिया है, आरक्षण होगा और संभवतः 15 फरवरी के आसपास अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च के 30 मार्च के बीच में हम लोग चुनाव करा लेंगे। बाकी 21 दिन की अधिसूचना के बाद जिला पंचायत और फिर 21 दिन की अधिसूचना के बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम लोग संपन्न करा लेंगे। और अब बात कर रहे हैं ठंड की। कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरा भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में इतनी गिरावट हुई कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जमता जा रहा है। इसके साथ ही शीतलहर और कोहरे की मार ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। सुबह के समय कोहरे और दिन भर चल रही शीतलहर ने जीवन को थमा सा दिया है। धूप नहीं निकलने और कड़ाके की ठंड का आम जनमानस पर सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। आने वाले 3-4 दिनों में दिल्ली एनसीआर के आसपास हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। सीवियर कोल्ड वेव जो चल रहा है अभी, ये सारा जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अभी जो एक ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव है और ये सीजन का सबसे इंटेंस है।
और ये जो है ना, ये फ्रेश रेन और स्नो लेके आएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जैसे श्रीनगर, शिमला, ये सारा जगह में हेवी रेन स्नो हो सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। इस पर क्या स्थिति इस वक्त है और आज का मौसम फिलहाल कैसा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बताइए पहाड़ का मौसम आज कैसा है? कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है और जाहिर तौर पर कुछ दिनों पहले बर्फबारी भी देखने को मिली थी। बिल्कुल अनुपम, जो 2020 का आखिरी हफ्ता था उसमें बर्फबारी भी थी, बारिश भी थी, लेकिन जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी का मौसम रहा वो मिला जुला रहा। और आज की अगर बात करें तो इस वक्त बादल छाए हुए हैं। और जो बात आपने कही कि जो अभी मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही थी कि उत्तराखंड और जो पहाड़ी इलाके वहां पर बारिश और बर्फबारी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, तो आज देहरादून राजधानी में बादल छाए हुए हैं और बाकी पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह की खबरें हैं। तो आने वाला जो हफ्ता रहेगा, जनवरी का पहला और दूसरा हफ्ता पूरी तरीके से उसमें बर्फबारी, बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि जो ऊंचे इलाके हैं उनमें बारिश बर्फबारी हो चुकी है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके अलावा हर्षिल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बर्फबारी हुई है। और अब लोगों को इंतजार है कि अगर बारिश बर्फबारी अच्छी होती है तो फिर फसलों के लिए अच्छा रहेगा, सेब की फसल के लिए बेहतर रहेगा। पर फिलहाल आज की अगर बात करूं तो आज वो ठंडक, जैसे जो सर्द ठंडक कोहरे की वजह से होती है, वो ठंडक फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर बारिश होती है तो जरूर ठंड बढ़ेगी। और अनुपम, फिलहाल अनुमान इसी बात का है कि इस हफ्ते बारिश बर्फबारी की संभावना है उत्तराखंड में। बिल्कुल, निखिल भी हमारे साथ है। निखिल, कल हमने देखा था कि नए साल के मौके पर घना कोहरा छाया हुआ था, आज की तस्वीर कैसी है और क्या मौसम विभाग के अधिकारी जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए अनुपम, 2021 का आगाज घने कोहरे और ठंड के साथ हुआ था, यानी डबल अटैक था पश्चिम उत्तर प्रदेश पर। एक तो ठंड का अटैक और दूसरा कोहरे का अटैक। लेकिन आज की तस्वीर उलट है, आज कोहरा नहीं है। आप देख सकते हैं आसमान साफ है, माहौल साफ है और कोहरा नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लेकिन सर्दी का अटैक पूरे अपने जोरों पर है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ चाय की दुकान है जिस पर लोग खड़े होकर हाथ भी तापते हैं। और सुबह सुबह आप देखिए 7 बजे का वक्त है, जहां सुबह सुबह लोग चाय पीने आए हैं और चाय की निकलता हुआ ये भाप जो है, ये कहीं ना कहीं आपको खुद गर्मी दे देता है। आप देखिए कि किस तरीके से चाय उबल रही है और लोग सुबह सुबह यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। ये सर्दी ही है। पारा करीब 8 या 9 डिग्री के आसपास है। आज सर्दी का सितम कुछ कम है क्योंकि कोहरा नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को कोहरे के साथ होती है। आप बताएं कि सर्दी कितनी है? क्या बहुत ज्यादा है, लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज कोहरा नहीं है तो इसलिए थोड़ा महसूस कम हो रही है और हालत ज्यादा खराब है। ठंड के मौसम में लोग निकल ही कहा घर से। आप बताएं कितनी चाय बिक जाती है आपकी इस सर्दी के मौसम में? नहीं बिक रही जी, अब चाय वाय निकल ही नहीं रही पब्लिक। ये है कि आज जरा कुछ कोहरा नहीं है तो कुछ ग्राहक है यहाँ। आप देख सकते हैं अनुपम कि सर्दी में जो चाय है उसकी बिक्री सुबह सुबह कुछ कम है क्योंकि लोग अपने घरों से निकलने में ही परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल निखिल, मैं आऊंगा दीपांकर के पास, एक बार फिर रुक करेंगे। दीपांकर, अगर पहाड़ की बात करें तो बड़ी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जाहिर तौर पर अब इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो किस तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अमले के द्वारा, ताकि लोगों को जिस तरीके से जश्न मनाना है वो जश्न मना सकें? बिल्कुल अनुपम, खास तौर पे अगर उत्तराखंड की बात करें और पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है ठंड के इस मौसम में बर्फबारी के साथ, और उसी को देखने सैलानी यहां पर पहुंचते भी हैं। कोविड की स्थितियां रही, तमाम तरह की दिक्कतें रही, लेकिन बावजूद इसके इस बार जो रिपोर्ट्स रही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग हिल स्टेशन से, वो ये स्टेशन में ये रही कि वहां पर टूरिस्ट पहुंचा, वहां पर उन्होंने दिन बिताए। हालांकि पार्टीज अलाउड नहीं थी लेकिन टूरिस्ट इसके बावजूद था, चाहे धनौल्टी हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, ऐसे सभी स्टेशन पर टूरिस्ट पहुंचा। और फिलहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां रहती है खासतौर पर इस बात को लेकर कि बर्फबारी की वजह से जब इंटीरियर में टूरिस्ट जाता है वहां पर वो ना फंसे, या फिर जो शहरों में जाम लगता है बर्फबारी की वजह से वो ना लगे, कहीं पर टूरिस्ट को कोई दिक्कतें ना आए। और अब आने वाले दिनों में भी जनवरी और फरवरी 15 तक ये माना जाता है, वसंत पंचमी तक, कि सर्दी इसी तरीके की रहेगी। तो सरकार के इंतजाम और प्रशासन के इंतजाम इस बात को लेकर जरूर है कि अगर कहीं पर बारिश या बर्फबारी की स्थिति बनती है तो टूरिस्ट वहां पर न फंसे। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, निखिल के पास एक बार फिर आएंगे। निखिल, आप जैसा कि दिखा रहे थे कि आज कोहरा नहीं है, लेकिन क्या प्रशासनिक अमले के द्वारा अलाव के या रैन बसेरों में जो इंतजाम किए गए हैं उनका लोग फायदा लेते हुए दिख रहे हैं? अलाव जलाए जा रहे हैं क्या इस कड़ाके की सर्दी में? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं उनमें छेद
हमेशा नजर आते हैं। न्यूज 18 ने पहले भी कई बार खबर की है कि ना तो अलाव सड़कों पर नजर आते हैं, ना ही जो रैन बसेरे है उसमें व्यवस्था मानक के अनुसार रहती है। लेकिन प्रशासनिक अमले ने इस बार तैयारियां की हैं। अलाव सड़कों पर दिख भी रहे हैं, लेकिन ये अलाव इतने ज्यादा कम है कि आम लोगों का भला उससे नहीं हो सकता। मैं आपको दिखा सकता हूं अनुपम, ये मेरठ का मशहूर चौराहा है शापिर गेट, जहां दूर दूर तक कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है और आसपास ये घनी आबादी का क्षेत्र है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा रहते हैं और इस गरीब तबके के लोगों के लिए कोई अलाव की यहाँ व्यवस्था नहीं है। सुबह सुबह सब्जी वाले हो, फेरी वाले हो, इन्हीं लोगों को अलाव की जरूरत पड़ती है और यही अलाव इन्हीं लोगों के पास से गायब है। मुख्य चौराहों बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप नजर बना के रखिए, दीपांकर आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मेरठ की तस्वीर थी, वहां पर आज कोहरा नहीं है। दीपांकर भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड की हसीन वादियों में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर में एक कार में भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान को बचाया है। दूसरी तस्वीर अभी हम गाजीपुर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एसबीआई के एटीएम में अचानक आग लग गई। जखनिया कस्बे में स्थित एटीएम में अचानक आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल दोनों ही जगह आग पर काबू पा लिया गया है। ये दो जगहों की आग की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मिर्जापुर और गाजीपुर में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, खबर इटावा से है। 10 इंटरनेशनल टेलीकॉम लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को राज्य के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आईपीएस आकाश तोमर की टीम को यह इनाम मिलेगा। इटावा टेलीकॉम कंपनियों के बेशकीमती उपकरणों को चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी देश को मिली है। नए साल के तोहफे के साथ देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एक्सपर्ट पैनल ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की सिफारिश की है। अब बस डीसीजीआई का इस पर औपचारिक ऐलान बाकी है। कहा जा रहा है कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने एक्सपर्ट पैनल के सामने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था। कल से यूपी समेत देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार की तरफ से ड्राई रन को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। वैक्सीन लगने के बाद हर व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बिठाया जाएगा। इस दौरान ये जांच की जाएगी कि वैक्सीन लगने के बाद कहीं किसी व्यक्ति को प्राथमिक तौर पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये जो ड्राई रन है, इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। केंद्र सरकार ने आज से देश के सभी राज्य में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन कराने का फैसला किया है। आज लखनऊ में भी 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। ने वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसी कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन ने भी मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं योगी सरकार ने पहले ही वैक्सीन के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली थीं। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ड्राई रन के लिए तैयार है। लखनऊ में 6 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। लखनऊ में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी कराया जाएगा। उसके पश्चात 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जिले में 6-6 स्थानों पर ये ड्राई रन कराया जाएगा। नवनीत सहगल ने कहा कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सभी लोग वैक्सीन लगने तक मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। वैक्सीन जैसे ही आएगी, वो जो लक्षित समूह है, जैसा उन्होंने बताया, उनको समय से उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु अभी आवश्यकता ये है कि सब लोग मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक अहमद की 37 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया। यह जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में है, जिस पर अतीक के गुर्गे प्लॉटिंग कर रहे थे। पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद श्रीमान जिलाधिकारी
महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। अतीक अहमद की ये जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में थी, जहां जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और अतीक के खेत पर कब्जा कर लिया। कब्जे की कार्रवाई से पहले पुलिस वालों ने बाकायदा मुनादी करवाई। यह जमीन अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद की है, जो कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। अतीक अहमद की जिस जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है, उसकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस की माने तो अतीक के गुर्गे इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे। विवेचना इंस्पेक्टर कैंट द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में जो अन्य संपत्तियां भी पहले भी कुर्क की जा चुकी हैं। जानकारी में मिले कि इनको ये भी एक अपराध अर्जित इनकी अवैध संपत्ति है, जिस पर रिपोर्ट बना करके डीएम साहब को दी गई थी। सम्यक जांचोपरांत डीएम साहब ने एक आदेश किया, जिसमें घाटा संख्या 158, 187 और 190 तीनों कुर्क कर दिए गए हैं, जो कि लगभग 8.57 हेक्टेयर के हैं। बाजार में इनकी कीमत लगभग 50 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ये जमीन करीब 37 बीघा है, जिसे अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अपने नाम करवा ली थी, लेकिन अब इसे कुर्क कर लिया गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद उनकी काली कमाई की पूरी कहानी सामने आई। भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर शिकंजा कसता जा रहा है। काली कमाई के इस कुबेर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो लोग हैरान रह गए। प्रजापति की 100 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति और उसके परिजनों के नाम करीब 44 से ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। जांच के दौरान 44 बेनामी संपत्तियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 1700 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ईडी के छापे में 250 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 11 लाख की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। 5 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए की नकदी मिली है। 100 से अधिक नामी बेनामी संपत्तियों के कागज मिले हैं। रेप के आरोप में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी 15 मार्च 2017 को हुई थी। 44 संपत्तियों की डिटेल ईडी को मिली है। ईडी की जांच अब भी जारी है। जल्द ही ईडी करेगी गायत्री और उसके परिवार से जुड़ी हुई संपत्तियों के बारे में कुछ और खुलासे। हापुड़ की सिंभावली थाना पुलिस ने 2 शातिर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 34 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। मिनी ट्रक से पुलिस ने 2 कुंटल 11 किलो गांजा बरामद किया है। ये लोग उड़ीसा से ट्रक के अंदर फर्नीचर के बीच में गांजा छुपा कर ला रहे थे। इसकी सप्लाई हापुड़ सहित आसपास के जिलों में होनी थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इन्हें पकड़ लिया। पुलिस द्वारा आगे अच्छा गुडवर्क किया गया है। चेकिंग के दौरान उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 2 कुंटल 11 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी मार्केट में कीमत 34 लाख बताई जा रही है। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वो उड़ीसा से फर्नीचर के बीच में कैंटर से इसे लाते थे और एनसीआर के जनपदों में इसे सप्लाई करते थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अध्यादेश 2020 पर यूटर्न ले लिया है। अखाड़ा परिषद की प्रयागराज के श्रीमठ बागमरी गद्दी में हुई बैठक में सभी संतों ने इस अध्यादेश पर सीएम योगी के फैसले का समर्थन करने का बड़ा ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम योगी खुद एक संत हैं, इसलिए धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अध्यादेश 2020 को लेकर जो भी फैसला लेंगे, सभी साधु संत उस फैसले का सम्मान और समर्थन करेंगे। जो वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और एक संत हैं, जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, वो उचित निर्णय करेंगे। इस पे हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे और जो उनका निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की ड्राइंग में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की ड्राइंग में बदलाव किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अब मंदिर 360 फीट लंबा, 325 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर अब 3 मंजिल का बनेगा। कि मंदिर का ड्राइंग, मंदिर का प्रारूप बड़ा किया गया है। अब मंदिर 360 फीट लंबा बनेगा, 235 फीट चौड़ा बनेगा
और जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिल होंगे। राम मंदिर के लिए आम जनता से भी दान लिया जाएगा, जिसको लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जो मकर संक्रांति से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जेब से खर्च बचाकर दान दें। अपने पॉकेट एक्सपेंसेस को बचाकर इसमें योगदान करिए। कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के 4 लाख गांव 4000 वार्डों में जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार।